हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। एपिसोड 20, आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। मैं खबर पढ़ने लगा। पंडित हरिराम ने मुझ पर और रूपमती पर संगीन इल्जामात लगाए थे। उसके बयान के मुताबिक आवारा मिजाज राजकुमारी अपने एक मुसलमान आशिक के साथ मंदिर के एक वीरान हिस्से में रंगरलियां बनाते हुए पकड़ी गई थी। उन्हें सरजनिश की गई तो उन्होंने मंदिर के पंडितों पर हमला कर दिया। रूपमती के साथी ने गोली चलाई जो एक पंडित की टांग में लगी। हरिराम ने रूपमती पर और भी कई संगीन इल्जामात लगाए। उसके कहने के मुताबिक रूपमती मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मर्दों को लेकर मंदिर में आती रहती थी। उस बयान में रूपमती की किरदार कशी की भरपूर कोशिश की गई और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मैंने अखबार एक तरफ रखा और ठाकुर की तरफ देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम तुमने किया था? मैंने पुलिस कमिश्नर मिस्टर पांडे से बात की थी। पहले तो वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, बल्कि उसने मशवरा दिया कि मैं इस मामले से अलग रहूं और राजकुमारी की मदद से दस्तकश हो जाऊं। मैंने भी तेवर कड़े कर लिए। पांडे जानता है कि अगर मुझ जैसे 2-4 आदमी अकड़ गए तो न सिर्फ उसकी नौकरी बल्कि जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। मेरी बात सुनकर वो मेरे मशवरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने पर आमादा हो गया, जिसमें पंडित मुरलीधर उन 4 लड़कियों को पेश किया जाएगा जो कल रात मंदिर में मौजूद थी। कल रात तो शायद मंदिर में 7-8 लड़कियां थी। सिर्फ 4 से ही राब्ता हो सका, बाकी डर के मारे रूपोश हो गई। हम 9:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे। मेरे 2 आदमी रेखा और दूसरी लड़कियों को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे। क्या हमें भी जाना होगा? हाँ, लेकिन तुम सामने नहीं आओगे। जानकी और रूपमती आएंगी। जानकी बताएगी कि उसे गणेश मंदिर से किस तरह अगवा किया गया और रूपमती बाकी तफसीलात बताएगी। पंडित मुरलीधर और लाजवंती वगैरह ये बताएंगे कि मंदिर में क्या कुछ होता रहा। लाजवंती वो लड़की जो कई मर्तबा उस मंदिर में जा चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर मुरलीधर और लाजवंती वगैरह ने वहां कोई गड़बड़ की कोशिश की तो? मेरा मतलब है कि ऐसी सूरत में पुलिस उन्हें अपनी तहवील में ले लेगी और खुद उनसे सब कुछ उगलवा लेगी। उसके बाद हम दोनों पंडित मुरलीधर वाले कमरे में आ गए। ठाकुर उसे समझाने लगा कि अगर उसने गलत बयानी से काम लिया तो उसे पुलिस की तरफ से संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। 9 बजे के करीब शंकर ने मेज पर खाना लगा दिया। खाने से फारिग होकर हम रवाना हुए तो 9:45 बज रहे थे। ठाकुर ने अपनी कार के बजाय रूपमती की पचारों को तरजीह दी थी। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर एक और सनसनीखेज खबर सुनने को मिली। अब से तकरीबन 1 घंटा पहले जयपुर क्लब की रक्कासा रेखा को उसके घर पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। उसका इंकशाफ उस वक्त हुआ जब आधा घंटा पहले ठाकुर का एक आदमी रेखा को लेने के लिए तुलसी मार्ग में वाक़ उसकी कोठी पर पहुंचा। वो अकेली रहती थी। घर के कामकाज और उसकी सेवा के लिए एक मुलाजिम और मुलाजमा थी। ठाकुर का आदमी बैल बजाता रहा, लेकिन काफी देर तक जब कोई बाहर न आया तो वो गेट के खुले हुए जेली दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। वो मुलाजमा को आवाजें देता हुआ बरामदे में पहुंचा। उस वक्त भी कोई सामने नहीं आया तो वो अंदर दाखिल हुआ। बेडरूम में उसने रेखा की लाश देखी। रेखा का गला कटा हुआ था, पेट चाक था और एक खंजर दस्ते तक सीने में पेवस्त था। हर तरफ खून ही खून बिखरा था। ठाकुर का आदमी बाहर आ गया और थाने पहुंचकर उसने वाकई की इत्तला दी। एक पुलिस पार्टी फौरन ही रेखा की कोठी की तरफ रवाना हो गई, जो अभी तक वापस नहीं आई थी। इस सूरत हाल ने मुझे और ठाकुर को भी किसी कदर बदहवास कर दिया। ठाकुर मामले को संभालने की कोशिश करता रहा। हेडक्वार्टर में जमा अखबार नवीस जय वारदात पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि रेखा की लाश उस वक्त तक नहीं उठाई जाएगी जब तक ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से फारिग नहीं हो जाते। मैं कमेटी रूम से मुल्क कमरे में चला गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। पुलिस कमिश्नर पांडे अखबारात में शाया होने वाली आज की अहम तरीन खबर के हवाले से पसे मंजर बता रहा था। फिर मुरलीधर, लाजवंती और दूसरी लड़कियों ने भी अखबार नवीसों के सामने अपने बयान दिए। मैं किसी दबाव के बगैर ये बयान दे रहा हूँ, मुरलीधर कह रहा था। जानकी देवी को मैंने ही दारा के कहने पर गणेश मंदिर से अगवा किया था। वो जानकी के अगवा का मकसद दारा के पसे मंजर में बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, पंडित हरिराम बदमाश आदमी है। उसने मंदिर को अय्याशी का अड्डा बना रखा है। वहां हर रात आवारा औरतों को लाया जाता है और रात भर रंगरलियां मनाई जाती हैं। कल रात ये झूठ है कि हरिराम और दूसरे पंडितों ने राजकुमारी और उसके मुसलमान दोस्त को मंदिर में देखा था, बल्कि हकीकत यह है कि वो दोनों वहां अपनी साथी जानकी देवी की तलाश में आए थे। उस वक्त हरिराम और हम लोग रंगरलियों में मसरूफ थे। रेखा पंडित हरिओम की फरमाइश पर डांस कर रही थी। उसे हरिराम की फरमाइश पर ही भारी मुआवजा देकर वहां लाया गया था।
रेखा के नाम पर सभी अखबार नवीस चौंक गए थे। मुरलीधर ने अपना बयान जारी रखा। वो हरिराम और मंदिर के दूसरे पुजारियों के सिया करतूत खुलकर बयान करता रहा। उसका ये इंकशाफ बहुत ही सनसनीखेज था कि 2 हफ्ते पहले उसी मंदिर से पुरस्कार तौर पर लापता होने वाली पूनम नामी खूबसूरत औरत को भी उन्हीं पंडितों ने गायब किया था। वो 3 दिन तक उसे अपनी हविस का निशाना बनाते रहे। उसने एक मरतबा भागने की कोशिश भी की तो उसे गला घोटकर हलाक कर दिया गया और उसकी लाश मंदिर के पीछे पहाड़ियों में गड्ढा खोदकर दबा दी गई। लाजवंती और दूसरी लड़कियों ने भी इसी किस्म के बयानात दिए। लाजवंती ने तो मजीद कई इंकशाफात किए थे। उसे दादेश देने के लिए अक्सर उस मंदिर में लाया जाता था। अखबार नवीसों ने मुरलीधर, लाजवंती और दूसरी लड़कियों से भी लातादाद सवालात किए। जानकी और रूपमती से भी कुछ बातें पूछी गईं। आखिर में पांडे ने अखबार नवीसों को बताया कि शहर की मशहूर रकासा को भी मंदिर के अंदर के हकायक बताने के लिए यहाँ लाया जाने वाला था, लेकिन उसे कत्ल कर दिया गया। उसने खुलकर इस शुबे का इज़हार किया कि रेखा का कत्ल इसी सिलसिले की कड़ी हो सकता है। उसे शायद इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो रात को रामगढ़ झील वाले मंदिर में रोनुमा होने वाले वाक़े के सिलसिले में पुलिस को कोई बयान ना दे सके। रेखा के कत्ल से मंदिर वाले वाक़े के दूसरे चश्मदीद गवाहों की जिंदगी को भी खतरा पैदा हो गया था। पांडे ने बताया कि मुरलीधर को तो पुलिस की हिरासत में रखा जाएगा, जबकि दूसरी लड़कियों की हिफाजत के लिए मजबूत इंतजाम किए जाएंगे। 1.5 घंटे में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। तमाम अखबार नवीस रेखा की कोठी की तरफ भाग खड़े हुए ताकि उस सनसनीखेज वारदात के लिए अपने अपने अखबारात के लिए रिपोर्ट तैयार कर सकें। अगले रोज अखबारात ने तहलका मचा दिया और फिर उसी शाम शहर में हंगामे शुरू हो गए। 2 मुखालिफ धड़े बन गए थे। एक धड़ा धर्म को नष्ट करने के जुर्म में हरिराम और उसके साथियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा का मुतालबा कर रहा था, जबकि दूसरा राजकुमारी रूपमती और उसके मुसलमान आशिक की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा था। उनका एक मुतालबा यह भी था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। ये मुतालबा हर हिंदू मुस्लिम फसाद के मौके पर किया जाता था। उन हंगामों पर काबू पाने के लिए पूरे शहर की पुलिस हरकत में आ गई और यह भी गनीमत था कि हंगामे शुरू होने के तकरीबन 1 घंटे बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और लोग घरों में दुबक गए। बारिश रात भर होती रही। अगले रोज हंगामे फिर शुरू हुए, लेकिन अब पुलिस बलवाइयों से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। बारिश भी वक्फे वक्फे से होती रही। इस तरह हंगामे ज्यादा जोर नहीं पकड़ सके। शहर में 3-4 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रही। बारिशों ने शहर को उथल पथल कर दिया था, जिससे हंगामा करने वालों का जोशो खरोश भी दब गया। 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान में हम हवेली से बाहर नहीं गए। बारिशों का सिलसिला अगरचे रुक गया था, मगर आसमान बादलों से ढका रहता था। कभी कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती थी। और फिर अचानक ही एक रोज फिर हंगामा शुरू हो गया। उस हंगामे की वजह भी मेरी समझ में आ गई। जिन दिनों यहाँ ये गड़बड़ शुरू हुई थी, उन दिनों चित्तौड़गढ़ का बिगड़ा हुआ बदमाश और राजकुमार बलवंत सिंह अहमदाबाद गया हुआ था। वो 2 दिन पहले वापस आया था। अहमदाबाद में भी वो अखबारात में सब कुछ पढ़ता रहा था। यहाँ आया तो हंगामे किसी कदर दब गए थे। पुलिस, शहर के मौजिजीन और बाज बड़े मंदिरों के पंडित मिलकर बैठकर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर बलवंत सिंह के मौका गंवाना नहीं चाहता था। उसने चंद निहायत कट्टर किस्म के पंडितों को जमा करके रूपमती के खिलाफ भड़का दिया और कुछ किराए के गुंडे भी जमा कर लिए। वो नारे लगाते हुए रूपमती की हवेली की तरफ चल पड़े। वो लोग हवेली को आग लगा देना चाहते थे। हवेली पर पहले से ही 2 कांस्टेबल तैनात थे। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंच गई। उस वक्त बलवाइयों का टोला बलवंत सिंह की क़यादत में हवेली पर हमलावर हो चुका था। पुलिस बर वक्त पहुंच गई। बलवंत सिंह तो पुलिस को देखते ही वहां से खिसक गया। अलबत्ता 1 घंटे की हंगामाराई के बाद चंद पंडित और कई गुंडे पुलिस के हाथ आ गए, जिन्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। 1 हफ्ता और गुजर गया। मैं हवेली का कैदी बनकर रह गया था। जानकी भी बेजार हो रही थी और फिर उसी शाम मैंने और जानकी ने बाहर निकलने का फैसला किया और रूपमती की पजारो लेकर शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर की रौनक मामूल पर आ चुकी थी। हम मुख्तलिफ बाजारों में घूमते हुए कॉफी हाउस पहुंच गए। वहां पर बड़ी रौनक थी। हमें एक मेज पर जगह मिल गई। चंद मिनट बाद जो वेट्रेस ऑर्डर लेने के लिए आई, उसे देखकर हम उछल पड़े। उस हसीन वेट्रेस की कैफियत भी हमसे मुख्तलिफ नहीं थी। हमें अपने सामने पाकर शायद उस वेट्रेस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो मतौहिश निगाहों से बारी बारी हमारी तरफ देखती रही। फिर वो जानकी से लिपट गई। उसने मुझे भी नहीं बख्शा। हॉल में बैठे हुए लोग मुड़ मुड़कर हमारी तरफ देखने लगे। वो लड़की हमें थाईलैंड में मिलने वाली पुलिस वुमेन रंगसंत की बेटी सोनिया थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सोनिया जानकी का हाथ थाम कर बोली, मैं तो समझी थी कि बर्मा के उस गांव से रुखसत होने के बाद हम एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे। इसे इत्तेफाक कह लो कि हम एक जिंदा हकीकत की तरह इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद हैं, और इससे बड़ा इत्तेफाक ये है कि हमारा वो दुश्मन भी इसी शहर में है
जिसके ताक़ुब में हम गोल्डन ट्रायंगल जैसे मौत के हिसार में घुस गए थे। ओह, तो तुम्हारा मतलब है दारा? मेरा विचार है कि तुम लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ आए हो, लेकिन तुम लोग तो बर्मा से चीन की तरफ निकल गए थे ना? ये लंबी बातें हैं, इत्मीनान से बैठकर एक दूसरे के दुख सुख सुनेंगे और सुनाएंगे। इस वक्त तुम्हें यहाँ वेट्रेस के लिबास में देखकर मुझे वाकई हैरत हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं भूला कि हम यहाँ कॉफी पीने के लिए आए हैं और लोग हमें देख रहे हैं। बेहतर है कि तुम हमें कॉफी पिलवाओ। यहाँ से छुट्टी के बाद किसी जगह बैठकर तफसीली बातें होंगी। ठीक है, कौन सी कॉफी पियोगे? मेरा ख्याल है एस्प्रेसो ही मुनासिब रहेगी। तुम्हारी पसंद से मुझे भी इत्तेफाक है। अब जल्दी से ले आओ। सोनिया मुस्कुराती हुई चली गई। 15 मिनट बाद वो कॉफी लेकर आ गई। तुम लोग कॉफी पियो, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, फिर हम घर चलेंगे। ये कहकर वो हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर वहां से चली गई और हॉल के आखिर में एक दरवाजे में गायब हो गई। हम खामोशी से कॉफी पीते रहे। तकरीबन आधे घंटे बाद सोनिया को बाहर वाले दरवाजे से दाखिल होते देखकर हम चौंक गए। उस वक्त उसने सफेद पतलून और गहरे नीले रंग की ओपन शर्ट पहन रखी थी। कंधे पर एक खूबसूरत पर्स भी लटका था। वो मुस्कुराती हुई हमारी मेज पर आई और एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। मैं साइड वाले दरवाजे से निकल कर आई हूँ। मैंने मैडम से कह दिया था कि मेरी लॉटरी निकल आई है, इसीलिए मुझे आज के दिन की छुट्टी चाहिए। लॉटरी? इतनी बड़ी खुशी तो किसी लॉटरी निकलने पर ही होती है ना, जितनी तुम लोगों को पाकर हुई है, बल्कि उससे भी ज्यादा। मेरा ख्याल अब चलना चाहिए, लेकिन बिल अदा हो चुका है। हम तीनों ने अपनी सीटें छोड़ दी। शीशे वाले दरवाजे के पास पहुंचे तो बावर्दी दरबार ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। कॉफी हाउस से निकलते हुए सोनिया बता रही थी कि ये कॉफी हाउस शोभा देवी नामी एक बेवा औरत की मिल्कियत है। उसका शौहर डॉक्टर था। ठाकुर और राजा किस्म के चंद बड़े बड़े लोग उसके पैनल पर थे, जिनसे उसने खूब दौलत कमाई थी। कई साल पहले उसने एक राजा को निहायत मूजी मर्ज से निजात दिलाई थी। राजा तवील अरसे से उस मूजी मर्ज में मुब्तला था। बहुत इलाज करवाए, बहुत पैसा खर्च किया, मगर मर्ज बढ़ता गया। बिला आखिर उसने डॉक्टर विजय शर्मा से रुजू किया। डॉक्टर विजय शर्मा के 3 महीनों के इलाज से राजा का वो मर्ज जाता रहा और वो पहले की तरह हट्टा कट्टा हो गया। राजा ने खुश होकर यह बिल्डिंग विजय शर्मा को इनाम में दी थी। MI रोड शहर का सबसे महंगा कारोबारी इलाका होने की वजह से ये 2 मंजिला इमारत भी बहुत कीमती थी, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर एक इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर था और ऊपर की मंजिल पर एक मारवाड़ी सेठ की रिहाइश थी, जिसका किराया भी विजय शर्मा को ही मिलता था। चंद साल पहले विजय शर्मा का देहांत हो गया। शोभा देवी ने अक्लमंदी ये की कि पति की जमा पूंजी पर इक्तफा करने के बजाय इंश्योरेंस कंपनी और सेठ से ये बिल्डिंग खाली करवा ली। ग्राउंड फ्लोर पर उसने ये मियारी कॉफी हाउस खोल लिया और इमारत के ऊपर के हिस्से में रिहाइश इख्तियार कर ली। ये कारोबारी और बारौनक इलाका था। उस इलाके में अगरचे चंद रेस्टोरेंट और भी थे जो कि मियारी थे, लेकिन ये कॉफी हाउस भी खूब चल निकला। उसकी देखभाल के लिए उसने अपने शौहर के एक दोस्त को, जो सरकारी मुलाजमत से रिटायर हो चुका था, मैनेजर रख लिया। कभी वो खुद भी काउंटर पर बैठ जाया करती थी। उस वक्त 8 बज रहे थे। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थी। उस इलाके की रौनक अपने उरूज पर थी। जब मैं बाजारों के पास रुका तो सोनिया चौंके बगैर न रह सकी। ये गाड़ी हमारी है। इसका मतलब है कि तुम लोग बहुत अरसे से यहाँ हो और सेटल भी हो चुके हो। सेटल होने से तुम्हारी मुराद अगर यह है कि हम यहीं के होकर रह गए हैं और मुस्तकिल तौर पर यहीं रहने का फैसला कर लिया है, तो ये दुरुस्त नहीं है। और जहां तक गाड़ी का ताल्लुक है, तो ये राजकुमारी ने मुझे इनाम में दी है। इतनी शानदार गाड़ी इनाम में? क्यों? अगर कोई डॉक्टर को इमारत दे सकता है तो मुझे गाड़ी नहीं दे सकती राजकुमारी? हैरत अंगेज। हैरत का मुजाहरा बाद में करना, पहले गाड़ी में बैठो। वो दोनों गाड़ी में बैठ गई। कहाँ चलना है? न्यू गेट। मैं वहीं एक फ्लैट में रहती हूँ। मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। न्यू गेट ज्यादा दूर नहीं था। फिर मैंने गाड़ी को सोनिया की बताई हुई इमारत के सामने रोक लिया। वो इमारत खासी पुरानी थी। गेट खुला हुआ था और लगता था जैसे कभी ये बंद ना हुआ हो। गेट के अंदर काफी कुशादा जगह थी। गेट के दाएं बाएं ऊपर आमदोरफ्त के लिए जीने थे। जीनों की दीवार और रेलिंग बहुत मैली हो रही थी। इमारत में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। गालिबन कई बरसों से इस इमारत के रंगो रोगन पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। हम सोनिया के पीछे बाएं तरफ वाले जीने की तरफ बढ़ गए। सोनिया का फ्लैट दूसरी मंजिल पर बाएं तरफ वाली राहदारी के आखिर में था। 2 कमरों के फ्लैट में एक बहुत मुख्तसर सा लाउंज और छोटा सा किचन भी था। बाथरूम दरवाजे के बिल्कुल साथ था। सामने साथ साथ 2 कमरे थे और कोई भी कमरा 10 बाई 12 से ज्यादा बड़ा नहीं था। दोनों कमरों के दरवाजे भिड़े हुए थे। सोनिया एक कमरे में दाखिल हो गई। गनीमत यह था कि उन कमरों की खिड़कियां सामने गली की तरफ खुलती थी।
सोनिया ने कमरे में दाखिल होकर पर्दा एक तरफ खींचा और खिड़की खोल दी। कमरे में ग्रे कलर का सस्ता सा कारपेट बिछा था। बेड पर मैले कपड़े बिखरे थे। सोनिया ने वो कपड़े उठाकर एक कोने में डाल दिए। बैठो, ये फ्लैट मैंने और एक लड़की ने मिलकर किराए पर ले रखा है। वो एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम है और एक हफ्ते की छुट्टी लेकर जोधपुर गई है। शायद परसों वापस आएगी। तुम दोनों को अपने सामने देखकर मुझे इस कदर खुशी हो रही कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है, लेकिन पहले मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। जानकी भी उसके साथ चली गई। फिर वो दोनों चाय लेकर आ गई। हम तो महज हादसाती तौर पर यहाँ पहुंचे थे। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने चाय की चुस्की लेते उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। ये एक लंबी कहानी है। हम बर्मा से निकलकर आसाम से होते हुए इंडिया के सूबे बिहार में पटना पहुंच गए थे। रास्ते में हमने बड़ी तकलीफें उठाई। आसाम में 2 बार हम मौत के मुंह में जाते जाते बचे। वहां कबायली तवील अरसे से हुकूमत से बरसरे पैकार हैं। एक मर्तबा तो सरकारी फौजी दस्ते के साथ हम भी उनके नरगे में आ गए थे, और यह हमारी खुशकिस्मती है कि कबायलियों ने ही हमें वहां से बचा कर निकाल दिया। बहरहाल हम मुसीबतें झेलते हुए किसी न किसी तरह पटना पहुंच गए। बूमा का ख्याल था कि हम पटना में ही सेट होने की कोशिश करेंगे। उसे वहां कोई काम भी मिल गया था, लेकिन 2 महीने बाद बूमा ने वहां एक ऐसे आदमी को देख लिया जो कुछ अरसा ट्रायंगल में भी रह चुका था। बूमा का ख्याल था कि शायद वो भी गोल्डन ट्रायंगल से भाग कर आया हो, मगर उससे राब्ता करने से पहले ही वो उसके बारे में मालूमात हासिल करनी चाहता था। और फिर ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि वो शख्स पटना में मंशियात का क्रैकेट चला रहा था और उसके राब्ते ऊपर दूसरे सिंडिकेट से भी थे। बूमा ने वहां से भाग लेने में आफियत समझी। हम मसाइब झेलते हुए किसी न किसी तरह दिल्ली पहुंच गए। ख्याल था कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में हमें कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ हमें कोटला फिरोज शाह के इलाके में रिहाइश के लिए खोली भी मिल गई और बूमा को काम भी। बूमा और हुफा मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनका बच्चा भी मुझसे बहुत मानूस हो गया था, लेकिन मैं उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी। मैंने भी नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन हर जगह मेरी खूबसूरती आड़े आती रही। 3 महीने गुजर गए। एक शाम जब मैं इसी तरह मायूस होकर लौटी तो ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि बूमा और हुफा को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात तो मैं बहुत दिनों से नोट कर रही थी कि हुफा की शक्ल सूरत हमारे लिए गड़बड़ पैदा कर रही थी। वो चीनी थी और चीनियों को हिंदुस्तान में शक की निगाहों से देखा जाता था, और बिलाखिर इंटेलिजेंस ने हुफा को चीनी जासूस होने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया और बूमा भी लपेट में आ गया। पुलिस के चंद एहलकार सादा लिबास में मेरे इंतजार में वहां बैठे थे। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत के दौरान में मैंने सिर्फ एक मरतबा हुफा और बूमा को देखा। उसके बाद वो नजर नहीं आए, और फिर किसी तरह ये बात बाहर भी पहुंच गई कि मैं बुद्धा की पैरोकार हूँ, और उन दोनों से मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना है कि मैं उनके साथ बर्मा से आई थी। हिंदुस्तान में तिब्बत के हजारों महाजरीन आबाद हैं। उन महाजरीन को अगरचे मैसूरी और धर्मशाला के इलाकों तक महदूद रखा गया है, लेकिन लातादाद तिब्बती दिल्ली में भी आबाद हैं। तिब्बत का जिला वतन लामा भी इत्तेफाक से उन्हीं दिनों दिल्ली में मौजूद था। मेरी गिरफ्तारी की खबर उस तक पहुंच गई, और फिर महज धर्म की बुनियाद पर तिब्बती बाशिंदों की तरफ से मेरी रिहाई की कोशिशें शुरू हो गई। लामा उस मामले में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। उसके एक नुमाइंदे ने जेल में मुझसे मुलाकात भी की। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं कौन हूँ और यहाँ तक कैसे पहुंची। मेरे लिए थाई सिफारत खाने से राब्ता भी किया गया, और सिफारत खाने के जरिए थाईलैंड से भी मेरे बारे में मालूमात हासिल की गई। बिला आखिर 4 महीने तक जिला वतन तिब्बती रहनुमाओं और थाई सिफारत खाने की कोशिशों से मुझे जासूसी के इल्जाम से बरी कर दिया गया। ताहम बगैर पासपोर्ट हिंदुस्तान में दाखिल होने के जुर्म में 3 महीने कैद की सजा सुना दी गई। ये 3 महीने मैंने दिल्ली की तिहाड़ जेल में काटे। ये दुनिया की खौफनाक तरीन जेल है। हिंद सरकार मेरी सजा पूरी होने के बाद मुझे थाईलैंड वापस भेजना चाहती थी, पर मैं वहां नहीं जाना चाहती थी। उस मौके पर भी जिला वतन तिब्बती रहनुमा मेरे काम आए, और उन्हीं की कोशिशों से मुझे हिंदुस्तान में रहने की इजाजत मिल गई और मुझे धर्मशाला भेज दिया गया। मैंने 2 महीने धर्मशाला की इबादतगाह में गुजारे, और फिर शिमला और अंबाला होती हुई दोबारा दिल्ली आ गई। यहाँ बड़े बड़े शिकारी घात लगाए बैठे थे। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही। इसी दौरान में मेरी मुलाकात नंदा देवी नामी एक औरत से हो गई, जो मुझे यहाँ ले आई। मैं तो उसे एक शरीफ औरत समझी थी, लेकिन वो बदमाश निकली। वो बहुत ऊंची चीज थी, जो जयपुर के बड़े बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करती थी। मैं पहली फुर्सत मिलते ही वहां से भाग निकली और किसी तरह शोभा देवी तक पहुंच गई। उसने मुझे अपने कॉफी हाउस में मुलाजमत दे दी। चंद रोज तो मैं कॉफी हाउस के ऊपर एक कमरे में रही, फिर माधुरी के साथ इस फ्लैट में आकर रहने लगी, और गुज़िश्ता 6 माह से यहीं पर ही हूँ। बूमा और हुफा के बारे में कुछ पता चला? उनका क्या बना?
मैंने जेल से रिहा होने के बाद उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें किसी और जेल में रखा गया था और मुझे उनसे मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई। मुझे उन दोनों का अफसोस तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस उस मासूम बच्चे का रहेगा। ठीक है, उनका अफसोस तो मुझे भी हो रहा है। बहरहाल हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? क्या दारा का पीछा करते हुए आए हो? महज हादसाती तौर पर। फिर मैं उसे सब कुछ तफसील से बताने लगा। बात करते हुए मेरी निगाह दीवार पर लगी घड़ी की तरफ उठ गई। 10:30 बज रहे थे। अब हमें चलना चाहिए, रूपमती परेशान हो रही होगी। ये रूपमती कौन है? दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। यहाँ भी हमें कुछ ऐसे लोग मिल गए जो हमारी सच्चाई पर विश्वास रखते हैं और हमारी खातिर बड़ी से बड़ी बुराई से टकराने की कुव्वत रखते हैं। ओह, तो फिर मैं भी उन लोगों से जरूर मिलना चाहूंगी। जरूर मिलवाऊंगा, मैंने कहा और सोनिया से उसके कॉफी हाउस का फोन नंबर लिया और उसकी ड्यूटी के औकात भी मालूम कर लिए। सोनिया हमें रुखसत करने के लिए इमारत के बाहर तक आई थी। मैं और जानकी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। रास्ते में जानकी कह रही थी, इत्तेफाक से हमें सोनिया मिल गई है। वो वफादार और काबिल एतमाद लड़की है, उसे आजमाने की जरूरत नहीं। और यहाँ हम जिस किस्म के हालात से दो चार हो चुके हैं, उसके पेश नजर हमें किसी ऐसी साथी की जरूरत थी। मैं समझा नहीं, खुलकर बात करो। इसमें शुबा नहीं कि रूपमती भी हर लिहाज से काबिल एतमाद है। पंडितों और पुजारियों की साजिशें बहुत गहरी होती जा रही हैं और इस वक्त उन पंडितों के पीछे दारा जैसा दिमाग काम कर रहा है। वो हिंदुस्तान के मंदिर देख चुका है। ये इबादत गाहें नहीं, सोने की कानें हैं। वो किसी न किसी मंदिर पर कब्जा करना चाहता है ताकि जिंदगी भर ऐश करता रहे। और इत्तेफाक से बलवंत सिंह जैसा शैतान भी मैदान में कूद पड़ा है। 2-4 दिन की खामोशी का मतलब ये नहीं कि ये लड़ाई खत्म हो गई है, बल्कि मेरे ख्याल में तो यहाँ एक महाभारत छिड़ने वाली है जो तवील अरसे तक जारी रहेगी। मैं सारी बातों का मतलब नहीं समझा। मतलब क्या? हम रूपमती और भानोद सिंह पर ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते। उन दोनों को शहर के सभी लोग जानते हैं। हमें इमरजेंसी में किसी ऐसी जगह की जरूरत पड़ सकती है जिसके बारे में उन दोनों को भी इल्म ना हो। लेकिन सोनिया के साथ जो माधुरी रह रही है, उसका क्या होगा? हमें कोई दूसरा बंदोबस्त करना होगा। इस बिल्डिंग में बहुत रश है। यहाँ मुतवस्त और निचले तबके के लोग रहते हैं। मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि उस बिल्डिंग में 24 घंटे लोगों की आमदोरफ्त रहती होगी और ऐसी कोई जगह हमारे लिए महफूज नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हमें कोई अलग मकान लेना पड़ेगा। हाँ, और ये काम सोनिया खुद करेगी। उसे जितने रुपयों की जरूरत होगी वो मैं दूंगी। तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आ गए? रूपमती ने मुझे अच्छी खासी रकम दे रखी है और वो रकम इतनी है कि हम किसी दरमियाने दर्जे के मकान का 6 महीने का किराया एडवांस तो दे ही सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं रूपमती से और पैसे भी ले सकती हूँ और मुझे यकीन है कि वो कोई जरा नहीं करेगी। बातें करते करते हम हवेली तक पहुंच गए। जानकी गाड़ी को सीधा अंदर लेती चली गई। सामने पोर्च में ठाकुर की गाड़ी भी खड़ी थी। रूपमती और ठाकुर भानोद सिंह लॉन में ही कुर्सियों पर बैठे थे। हम दोनों भी उसी तरफ आ गए। कहाँ गायब हो गए थे तुम लोग? मैं तो परेशान ही हो गई थी। मैंने ठाकुर को फोन किया तो ये भी परेशान हो गए। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम लोगों को कहाँ तलाश किया जाए। माजरत आप दोनों से, हमें कहीं से टेलीफोन करने का मौका नहीं मिल सका। मगर तुम लोग गए कहाँ थे? गलती मेरी थी। मुझसे पहले जानकी बोल पड़ी। लंबी ड्राइव को दिल चाह रहा था। मैंने गाड़ी का रुख दिल्ली जाने वाली हाईवे पर मोड़ दिया था और फिर एहसास ही नहीं रहा कि हम शहर से कितनी दूर निकल आए हैं। ठाकुर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसी वक्त शंकर हम सब के लिए चाय लेकर आ गया। सब लोग चाय पीने लगे। ठाकुर ने शंकर के जाने के बाद कहा, 2-4 दिन की खामोशी के बाद ये मत समझ लेना कि ये पंडित लोग दुबक गए हैं। हमारी बहुत बड़ी हिमाकत होगी अगर हम ऐसा समझ लें, जबकि खौफनाक हकीकत यह है कि तुम दोनों के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबा बनाया जा रहा है। बात दरअसल ये है कि सभी लोग ऐसे बेवकूफ नहीं होते कि पंडितों की हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर लें। रामगढ़ झील वाले मंदिर के पुरोहित पंडित हरिराम ने तुम दोनों पर इल्जाम लगाया था कि तुम्हें मंदिर में रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा गया था, मगर अगले ही रोज पंडित मुरलीधर और लाजवंती वगैरह के बयानात भी अखबार में आ गए, जिससे धर्म से लगाव रखने वालों के दिलों में पंडितों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। बाज लोग समझते हैं कि धर्म को बदनाम करने के लिए इस किस्म के स्कैंडल्स फैलाए जा रहे हैं, जबकि संजीदा किस्म के लोग ऐसी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहते। उन्हें यकीन है कि इन पंडितों ने ऐसी घटिया हरकत जरूर की होगी। अखबारात में रोजाना ऐसे लोगों के बयानात शाया हो रहे हैं जिनमें मुतालबा किया जा रहा है कि इन पंडितों को मंदिर से निकाल दिया जाए और उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। पंडित हरिराम ही नहीं बल्कि और भी बहुत से पंडित बौखलाए हुए हैं। ये सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं
अपने आप को बचाने के लिए जमा हो रहे हैं। बाज लोग तो ये मांग भी कर रहे हैं कि उन्हें उस औरत के कत्ल के इल्जाम में फांसी लटका दिया जाए, जिसके बारे में मुरलीधर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया था। कुछ आवाजें रेखा के कत्ल के हवाले से भी उठ रही हैं। आज ही अखबार में एक मुख्तसर सा मजमून छपा है जिसमें रेखा के कत्ल को मौजू बनाकर आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया गया है। इन सारी बातों ने हरिराम को बुरी तरह बदहवास कर दिया है और दूसरे पंडित इसलिए उसका साथ दे रहे हैं कि कल को उनके खिलाफ भी इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है। वैसे एक बात मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि इन सब के पीछे कोई और ऐसा शख्स भी है जो उन्हें भड़का रहा है। बलवंत सिंह के अलावा और कौन हो सकता है? उस रोज भी उसने चंद पुजारियों को जमा करके रूपमती की हवेली पर हमला करने की कोशिश की थी। वो शरपसंद जरूर है और मैं ये भी जानता हूँ कि रूपमती से इंतकाम लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें इतना दमखम नहीं है। उस रोज भी वो भाग गया था। हमें अपने किसी भी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बाज लोग सामने आकर मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकते, लेकिन दर पर्दा वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक कहते हो, हम उसका ध्यान रखेंगे, पर मेरा मन कहता है कि पसे मंजर में कोई और शख्स भी है, उसका खोज भी लगा लिया जाएगा। ये सूर्या मंदिर कहाँ है? शहर के मशरक में चंद किलोमीटर के फासले पर गालता नाम की एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसके दामन में दूर तक एक खूबसूरत वादी फैली हुई है। उस वादी में पानी के बड़े बड़े तालाब भी हैं। उन तालाबों के पानी को गंगा के पानी की तरह पवित्र समझा जाता है। हिंदू यात्री बहुत दूर दूर से उस पानी में स्नान के लिए आते हैं। उस पहाड़ी पर जरा आगे सूर्या मंदिर है, जिसे मुगलिया दौर में राजा जयसिंह सानी के नुमाइंदे राव कृपाराम ने तामीर किया था। इमारत इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से वादी और दूसरी पहाड़ियों के दामन में आबाद उस शहर का नजारा किया जा सकता है। अब तो मंदिर वीरान हो चुका है। लोग यकीनन अब भी तफरीह के लिए वहां जाते हैं। यात्रियों के लिए भी उस मंदिर में कोई कशिश नहीं रही। अलबत्ता जराइम पेशा लोग उस वीरान जगह से खूब फायदा उठा रहे हैं। दिन के वक्त तो पानी की वजह से वहां पे काफी रौनक लगी रहती है। अलबत्ता शाम का अंधेरा फैलने के बाद उस तरफ सन्नाटा छा जाता है। क्या वहां सिर्फ एक ही मंदिर है? वहां दो मंदिर और भी हैं। एक तो पवित्र पानी के उन तालाबों के पास और दूसरा पहाड़ी के दामन में फैली हुई वादी में। तो क्या ख्याल है, कल रात हल्ला बोल दिया जाए उस मंदिर पर? इस तरह हमें पता चल जाएगा कि सारे हंगामे के पीछे कौन है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल मैं दिन में कुछ मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। अब मैं चलता हूँ, कल शाम को मुलाकात होगी। जयराम जी की। ठाकुर के जाने के बाद हम अंदर आ गए। उस वक्त 1:30 बजने वाला था, लेकिन हम में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हम लाउंज में बैठे देर तक उन पंडितों के बारे में बातें करते रहे और फिर 3 बजे के करीब मैं उठकर अपने कमरे में चला आया। कुछ ही देर बाद मैं नींद के आगोश में पहुंच चुका था। वो इलाका वाकई बड़ा खतरनाक था। दिन के वक्त उसे एक शानदार और बहुत बारौनक तफरीका कहा जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे शाम का अंधेरा फैलने लगता उसकी रौनक उजड़ती जाती। 1-2 स्पॉट ऐसे थे जहां रात 10-11 बजे तक भी कुछ रौनक रहती थी। ये वो मकामात थे जहां मंदिर और वो तालाब थे जहां यात्री स्नान करते थे। यहाँ यात्रियों के लिए घाट भी बने थे। मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था। मंदिर तक पहुंचने के लिए चौड़ी चट्टानी पट्टी पर से गुजरना पड़ता था। उस पट्टी के दोनों तरफ उमूदी नशेब थे जहां झाड़ियों ने डेरे डाल रखे थे। उस चट्टानी पट्टी के दोनों तरफ भी किसी जमाने में हिफाजती रेलिंग लगी होगी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ सुतून रह गए थे। वो मैदान दरअसल एक मुस्तैसा चट्टान पर मुश्तमिल था। वस्त में वो मंदिर था। उसके अतराफ में चारों तरफ खासी खुली जगह थी और जगह जगह बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। मंदिर के चारों अतराफ में दरवाजे थे। सामने मेन गेट और पिछली तरफ भी एक दरवाजा था। मरकजी हॉल से चारों दरवाजों की तरफ कुशादा राहदारियां जाती थीं। मरकजी हॉल के एन वस्त में एक बहुत बड़ा चबूतरा था, जिस पर किसी जमाने में किसी भगवान की मूर्ति रखी रहती होगी, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। उस रात अगरचे हम देर से सोए थे, लेकिन खिलाफे मामूल मेरी आंख सुबह 8 बजे खुल गई थी और ये जानकर हैरत हुई थी कि जानकी और रूपमती मुझसे भी पहले जाग गई थी। फिर नाश्ते के बाद रूपमती ने तजवीज पेश की कि आज दिन में उस मंदिर की यात्रा की जाए। हम 10 बजे के करीब हवेली से निकले थे। रवानगी से पहले शंकर ने मेरा हुलिया इस तरह बदला था कि मैं खुद भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से पहचान सका। राजस्थानी लिबास और उस पर चुनरी की तरह के कपड़े की रंग बिरंगी पकड़ी, आंखों पर 0 नंबर वाली ऐनक लगा दी थी। उस ऐनक और लिबास से मेरा हुलिया वाकई बहुत बदल गया था। ये जगह वाकई पिकनिक पॉइंट थी। बड़ी तादाद में यात्री थे, लेकिन पिकनिक बनाने वालों की तादाद भी कुछ कम नहीं थी। तालाबों के साथ ही स्नान घाट थे। उन घाटों पर जो लोग स्नान कर रहे थे उनमें सेहतमंद लोग भी थे, बीमार भी, कोढ़ी भी, बच्चे और बूढ़े भी। हिफ्जाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखा जाए तो यह स्नान घाट बीमारियों का गढ़ था, लेकिन चूंकि इस पानी को गंगा की तरह पवित्र समझा जाता था, इसीलिए किसी को यह परवाह नहीं थी कि उस पानी में नहाने से उन्हें कोई बीमारी लग सकती है।
औरतों के लिए अगरचा अलग गुसलखाने बने थे, लेकिन मैंने कई औरतों को कपड़ों समेत उन तालाबों में नहाते भी देखा। सूर्या मंदिर जाने वाली पहाड़ी पर जाने के लिए एक कुशादा पगडंडी थी जो मुसलसल बुलंदी की तरफ चली गई थी। उस पगडंडी पर पत्थर काट काट कर सीढ़ियां सी बनाई गई थी। उस पहाड़ी पर चढ़ना अगरचे ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन उस तरफ आने वालों की तादाद बहुत कम थी। तकरीबन 1 घंटा हमने घूमकर वो सब कुछ देख लिया जो मैं पिछले सफात में बयान कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में ये मंदिर रात को वाकई जराइम पेशा लोगों और डाकुओं की पनाहगाह का काम देता होगा। हम तकरीबन 3 बजे शहर लौटे, एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर हवेली वापस आ गए। यहाँ पर एपिसोड 20 का अख्तिताम होता है। आगे किताब सुनने के लिए एपिसोड 21 समाअत फरमाएं।